हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। डिमांड एनालिसिस पे ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, वहां पे आपको जॉब्स के रिलेटेड, इन लेक्चर्स के रिलेटेड बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंपली आप टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। सो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करेंगे, हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इलास्टिक मतलब हमारे पास एक रबर होता है, वो कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है। अगर वो ज्यादा हो गया मतलब हाई इलास्टिक, थोड़ा सा कम है तो मीडियम, लो है तो लो इलास्टिसिटी। सेम केस हमारे पास डिमांड का भी है। अगर हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गई तो हाई इलास्टिक, थोड़ी सी चेंज मीडियम, थोड़ी सी और कम तो लो इलास्टिक। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, या चेंज इन इनकम, या चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फर्स्ट हमने पढ़ा था परसेंटेज चेंज मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल आउटले मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड। इसी को कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज यहां पे मैं बताऊं, इस मेथड में जो फोकस है वो क्वांटिटी डिमांडेड पे नहीं रहता है, बल्कि इस वक्त जो मेन फोकस हमारा है वो रहता है एक्सपेंडिचर के ऊपर। यानी आपने खर्चा कितना किया। अगर प्राइस के अंदर कोई ऐसी चेंज आ गई, मतलब प्राइस कम हो गई, आप एकदम से अपना जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा लिया, बहुत सारी चीजें आपने खरीदी, मतलब डिमांड इलास्टिक है। यार डिमांड में फर्क हुआ, अब प्राइस कम हो जाती है। वो अगर आपको अट्रैक्ट न करे, मतलब इन इलास्टिक डिमांड। और जितना आप पहले खर्चा करते थे अभी भी वही आप खर्चा कर रहे हो, मतलब यूनिटरी इलास्टिक। ठीक हो गया। अब देखो, total expenditure method indicates the direction in which total expenditure on a product changes। यहां पे इस वक्त हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर का। जब भी प्राइस के अंदर कोई भी चेंज आएगी, हम देखेंगे हम जो टोटल खर्चा कर रहे हैं, आइदर वो इंक्रीज हुआ, सेम रहा, या डिक्रीज हुआ। इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा। पहला हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो एक्सपेंडिचर मेथड है, यहां पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, इनएलास्टिक, इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। बस पहला, इफ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी causes total expenditure on a commodity to decrease। अगर ऐसा सिनेरियो बन गया, प्राइस कम हो गई, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो गया, तो आपने समझ लेना है डिमांड इज इन इलास्टिक। या प्राइस इंक्रीज हो गई तो आपका जो टोटल खर्चा है, यहां पे डिमांड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपका जो टोटल खर्चा है वो भी बढ़ गया, मतलब डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक है। जैसे यहां पे मैंने लिया है, प्राइस 10 रुपए थी, आपने खरीदी 100 क्वांटिटीज, और टोटल आपका खर्चा है 1000 रुपए। प्राइस कम हो गई, ठीक है। आपने 110 तो बढ़ा लिया, लेकिन खर्चा आपने कम कर दिया। मान के चलो ये आपके पास साल्ट है, ठीक है। अगर साल्ट की आप मान के चलो नमक है, नमक की प्राइस कम हो गई, 30 से हो गई 15। ठीक। आप क्या करोगे? ठीक है यार, 2 पैकेट में खरीद लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर आप 2 पैकेट खरीदते थे तो टोटल आप खर्चा करते थे 60 रुपए। अब जो ही प्राइस कम हो गई, आपने सोचा ठीक है यार मैं एक और लेता हूं, 3 पैकेट खरीदता हूं। प्राइस कितनी हो गई? 15 रुपए। पहले थी 30 रुपए। जब 15 रुपए प्राइस हुई, आपने क्वांटिटी तो बढ़ा ली, पहले आप 2 ही पैकेट खरीदते थे, अब आप 3 खरीद रहे हो, लेकिन टोटल खर्चा कितना कर रहे हो?
3 × 15 दैट इज 45। यानी प्राइस कम हुई, उस वजह से आप उतने अट्रैक्ट नहीं हुए। दिस इज इन इलास्टिक डिमांड। यहां पे प्राइस पहले 8 थी, आपने 880 एक्सपेंडिचर किया, प्राइस बढ़ाई, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। दिस इज इन इलास्टिक। तो यहां पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, इन इलास्टिक डिमांड के केस में हमारे पास प्राइस और एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी प्राइस कम, टोटल एक्सपेंडिचर कम, प्राइस बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। बस ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस अब है इलास्टिक डिमांड, यानी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो जो ही प्राइस चेंज हो जाएगी। जैसे दिवाली के टाइम पे, आम डेज में फॉर एग्जांपल एज यूजुअल आपका जो खर्चा है वो रहता है 2000 रुपए। दिवाली पे प्राइस कम हो गई, लेकिन दिवाली के ऊपर आपका 10,000 या 20,000 खर्चा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त प्राइसेस ने आपको अट्रैक्ट किया, आपने और ज्यादा खर्चा किया। ठीक हो गया। विद द फॉल इन प्राइस, जो ही प्राइस कम हो गई तो आपने खर्चा बढ़ा लिया। और विद द राइज इन प्राइस, जो ही प्राइस इंक्रीज हो गई आपने टोटल एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियां हैं, कार है, अगर कार की प्राइस कम होगी तो हो सकता है आप 2 गाड़ियां खरीदोगे या 3 गाड़ियां खरीदोगे। और जो ही जो कार है इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो आप कहोगे यार मेरे पास एक गाड़ी है, बस यही काफी है। तो दिस इज इलास्टिक डिमांड। यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है, टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस में इस वक्त इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। यानी जो ही प्राइस कम हो गई आपने एकदम से अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया, जैसे आप दिवाली के टाइम पे करते हो। जो ही प्राइस बढ़ गई आपने सोचा कि भाई अब मैं टोटल खर्चा कम करता हूं। जैसे यहां पे प्राइस बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर आपने कम कर दिया, प्राइस कम हो गई और टोटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ा लिया। ठीक है। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, क्योंकि इलास्टिक है तो 1 है। चाहे आप पीछे वाले मेथड में देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास 1 ही है, जो हमने परसेंटेज वाला मेथड देखा था। तो यहाँ पे इनइलास्टिक है, यानी लेस देन 1 है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक मतलब नो चेंज इन एक्सपेंडिचर व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। आपने ये माना है चाहे प्राइस बढ़े या घटे, मैंने 1,000 रुपए खर्चा करना है तो करना है। इसमें आपको जितनी मर्जी है चीजें खरीदो, लेकिन इससे ज्यादा मैं एक्सपेंडिचर नहीं करूंगा। वट एवर मे बी द चेंज इन प्राइस लेवल, चाहे प्राइस कम हो या ज्यादा हो, आपने अपना जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स रखा है। एक्सपेंडिचर आपने फिक्स रखा, प्राइस थी 10, आपको आ रही थी 100 क्वांटिटीज आप खरीद रहे थे, प्राइस 8 हो गई, आपने 125 क्वांटिटीज की, लेकिन फिक्स रखा है, आपने एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं किया। सेम यहां पे भी है। तो यूनिटरी इलास्टिक में एक्सपेंडिचर पे कोई भी चेंज नहीं होता है, यहां पे एक्सपेंडिचर बढ़ता है। ठीक हो गया। और यहां पे मेन चीज है इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जियोमेट्रिकल मेथड। इसी को हम कहते हैं पॉइंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो मेथड है ये इस्तेमाल करता है डिमांड करो को। यहां पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करते हैं? लोअर सेगमेंट, हम एक डिमांड करो पकड़ते हैं, कोई भी पॉइंट पकड़ा, फॉर एग्जांपल ये, इसका नाम रखूंगा मैं ए। इसको आप कैसे देखोगे? यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हम करते हैं लोअर सेगमेंट और इसको डिवाइड करते हैं अपर सेगमेंट के साथ, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाती है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यहां पे हमारे पास पीईडी
यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहूंगा कि मुझे पॉइंट ए पे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ क्या है, क्या करोगे? आप करोगे लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है? ए से लेके ई तक, यानी इस पॉइंट से नीचे, तो ए ई। ठीक। उसके बाद इस पॉइंट से ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर कुछ है ही नहीं, मतलब जीरो। जब भी अपान के अंदर जीरो आता है तो वो इनफाइनाइट बनता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ गए? अगर आपसे मैं पूछूंगा बताओ भाई पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, तो आपने करना है लोअर सेगमेंट दैट इज बीई और अपर सेगमेंट दैट इज ए बी। अब मुझे बताओ नीचे वाला ज्यादा बड़ा है या ऊपर वाला सेगमेंट बड़ा है? ऊपर वाला बीई ज्यादा बड़ा है, यानी दिस इज ग्रेटर देन 1। जब भी आपके पास ऊपर वाला ज्यादा बड़ा होता है नीचे वाले के कंपैरिजन में, तो वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1। जब नीचे वाला ज्यादा बड़ा होता है तो वैल्यू आती है लेस देन 1। जैसे हम यहां पे समझते हैं, यहां पे हमारे पास है 10/2। ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई? ग्रेटर देन 1। ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा बड़ा है तो वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 1। अगर ऊपर वाला छोटा है, ऊपर वाला क्या है? छोटा है नीचे वाले से, तो वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1। इसको अगर हम देखेंगे ये आएगा 0.2, जो कि है लेस देन 1, है ना? तो यहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या याद आपने रखना है? नीचे वाला अगर ऊपर वाले से बड़ा है तो वैल्यू आ जाती है लेस देन 1। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो फिर वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन 1। अगर दोनों इक्वल है तो फिर इक्वल टू 1। जैसे एट पॉइंट सी नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन बराबर है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब यहां पे देखो, एट पॉइंट डी आपके पास लोअर सेगमेंट डीई है, अपर सेगमेंट आपके पास एडी है। अब मुझे बताओ डीई ज्यादा बड़ा है या एडी? एडी बहुत बड़ा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, क्योंकि जो नीचे वाला है वो इस वक्त बड़ा है ऊपर वाले से। अब इस पे देखो, लोअर सेगमेंट क्या है? 0। अपर सेगमेंट क्या है? पूरा एई है ना? तो जब भी ऊपर से 0 आता है तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0। अगर 0 नीचे से आ गया मतलब इंफिनिटी, अगर ऊपर से आ गया तो हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमारे पास था पॉइंट मेथड। नेक्स्ट, अब हम यहां पे देखेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बहुत सारी हमारे पास चीजें होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अपनी अपनी होती है। जैसे हमारे पास नेसेसिटीज है, जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। बताओ भाई, जैसे साल्ट है, क्या हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल। अब प्राइस के अंदर कोई भी चेंज आएगी, प्राइस कम होगी या इंक्रीज होगी, इसका क्या फर्क पड़ता है साल्ट के ऊपर, ये आपने मुझे बताना है। मान के चलो आज जो है पैकेट आपको मिल रहा है 30 रुपए का, ठीक है। कल को ये पैकेट आपको मिल रहा है 50 रुपए का। आप मुझे बताओ, क्या आप नमक खाना छोड़ दोगे? नहीं ना। हो सकता है थोड़ा सा आप कम करो, लेकिन ज्यादा आप चेंज नहीं करोगे। तो जो भी हमारी लाइफ में जरूरी चीजें होती हैं, हम उनकी प्राइस नहीं देखते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? लेस इलास्टिक या लेस देन 1। ठीक। अब जो लग्जरीज आइटम है, आपके पास गोल्ड है, आपने खुद बताना है, इसको मत पढ़ो। आप मुझे बताओ जो लग्जरीज आइटम है उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा है या कम है? अब मान के चलो गोल्ड है, ज्यादातर लोग गोल्ड को खरीदते हैं दिवाली के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्राइस कम है। या छोड़ो दिवाली को,
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा आज है 1,30,000 का 1 तोला, कल को 50,000 का हो गया, बताओ आपको कोई गोल्ड जो ज्वेलरी वाली दुकान है, क्या आपको कोई खाली मिलेगी? हर एक हम में से गोल्ड खरीदने जाएगा। यानी डिमांड या जो प्राइस कम हुई उसकी वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, यानी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, तो यहां पे मोर इलास्टिक आएगा। ठीक। अब हमारे पास है नेक्स्ट कॉस्टली गुड्स, जो कीमती चीजें हैं, जैसे गाड़ी है, गोल्ड है, मोबाइल फोन है, ये भी हाई इलास्टिक होते हैं। क्यों होते हैं इलास्टिक? जो ही इनकी प्राइस कम होती है तो आप एकदम से वो चीजें खरीद रहे हो, ज्यादा खरीदते हो। या ज्यादातर हम वेट करते हैं दिवाली का कि यार इस टाइम पे हम अपना फ्रिज खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, क्योंकि ये कॉस्टली चीजें हैं, ये हमें थोड़ी सस्ती मिलेंगी, हम इनको खरीदेंगे। यानी हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। वैसे इन एक्सपेंसिव गुड्स, आपके पास जो माचिस की डिब्बी होती है, आपने कभी देखा कोई भी आपके सराउंडिंग में वो सोचता है कि यार ये जो माचिस की डिब्बी है ना, ये मैं दिवाली पे खरीदूंगा तब मुझे सस्ती मिलेगी, या जो साल्ट का पैकेट है ये मैं दिवाली पे खरीदूंगा? नहीं। जो इनएक्सपेंसिव चीजें हैं उनके बारे में हम सोचते नहीं है कि यार ये कितने की है। कल को अगर आज माचिस है 1 रुपए की, 1 रुपए की एक, कल को अगर ये 3 रुपए की भी हो जाएंगी तब भी हमारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनएक्सपेंसिव जो गुड्स होते हैं वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। और जो कॉस्टली चीजें हैं वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। फिर हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ऐसे गुड्स जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे पेप्सी है और कोक है। अगर पेप्सी प्राइस 5 रुपए बढ़ा देगा तो हम इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, छोड़ो यार हमें तो पीना है, दोनों सेम टेस्ट है, हमें क्या करना है, इसको पी के हम ये वाला पिएंगे। यानी यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है। अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं फिर आपको वही खरीदनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एक ही कंपनी दुनिया के अंदर है, चाहे ये प्राइस इंक्रीज करें डिक्रीज करें आपको तो खरीदना है, यानी इन इलास्टिक है। फिर यहाँ पे प्राइस का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक। अब देखो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, आप मुझे बताओ हाई इनकम ग्रुप्स, अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी ना टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, जो एड्स आती है ना, एड्स मेनली फोकस करती हैं मिडिल क्लास फैमिली को। एड्स कभी भी जो हायर इनकम ग्रुप्स है ना उनको फोकस नहीं करते। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, कॉस्टली गाड़ियां होती हैं, कभी आपने उनकी एड देखी? कभी भी आप उनकी एड नहीं देखोगे, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको क्या फर्क पड़ता है डिस्काउंट से। आप कहोगे जो अनिल अंबानी है या मुकेश अंबानी है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या ये देखेंगे यार यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है हम वो खरीदेंगे? नहीं। इनके लिए जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो इन इलास्टिक है, इनका कोई भी प्राइस से इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किनको पड़ता है? लोअर इनकम ग्रुप को। जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो ढूंढते रहते हैं कहां पे हमें डिस्काउंट मिलेगा और हम वो चीज खरीदेंगे। यानी लोअर इनकम ग्रुप के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा रहती है, यहां पे प्राइस का इंपैक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हायर इनकम ग्रुप। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की जितनी ज्यादा यूजेस होंगी उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। जैसे मिल्क, मिल्क जो है आप अपने घर के लिए खरीद के लाते हो 1 लीटर, और ये आपको मिलता है 60 रुपए का लीटर। ठीक है। आप इससे क्या करते हो, थोड़ा सा चाय के अंदर डालते हो और थोड़ा सा आप देते हो पीने के लिए, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको दे देते हो। अब क्या हुआ, एकदम से जो मिल्क है इसकी प्राइस हो गई मान के चलो 30 रुपीज, अब आपको 30 रुपए का लीटर मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, आप इससे आप चाय भी बनाओगे, फिर सोचोगे यार अब मैं 1 लीटर नहीं अब मैं 2 लीटर खरीदूंगा। ठीक है। फिर आप चाय भी बनाओगे, फिर आप खुद भी पियोगे, बच्चों को भी दोगे, फिर आप इससे कर्ड भी बनाओगे, इससे घी भी बनाओगे। यानी जब आप
एक ऐसी चीज को जिसके बहुत सारे यूजेस हैं उसको थोड़ा सा सस्ता कर देते हो, उसके जो मल्टीपल यूजेस हैं उनकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है। फिर पहले हम इसको सिर्फ चिल्ड्रन और जो बीमार इंसान थे उनके लिए हम लाते थे, अब उसके लिए उससे हम कर्ड भी बना रहे, घी भी बना रहे, स्वीट्स भी बना रहे, यानी अब उसकी डिमांड हमने इंक्रीज कर दी। तो जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है। ठीक है, और जो ही इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर हम इसको और कम खरीदेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक जो भी हमने मेथड्स पढ़े वो सारे हमने पढ़े प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा परसेंटेज चेंज मेथड, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, सिर्फ इतना फर्क है जब हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पे उस गुड की अपनी प्राइस अपनी डिमांड, यहां पे एक गुड की प्राइस होती है और दूसरे की डिमांड होती है। जैसे यहां पे सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ क्वांटिटी हमने एक की ली और प्राइस हमने दूसरे की ली। जो आपके पास लास्ट पे फॉर्मूला है वही है P अपान क्यू, क्यू अपान P, लेकिन फर्क इस चीज का है प्राइस ऑफ एक्स, ये सॉरी क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहां पे प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ एक्स। बस इतना सा यहां पे फर्क है, बाकी यहां पे कोई भी फर्क नहीं है, सेम जैसे वो है वही यहां पे भी है। व्हेन टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, जब दो गुड्स आपस में क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, मान के चलो टी एंड कॉफी, इनको हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जो ही टी की प्राइस बढ़ गई हम इसको छोड़ देंगे, हम कॉफी की ज्यादा डिमांड करेंगे। अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन, इसकी प्राइस बढ़ी तो हमने इसकी क्या कर दी, डिमांड इंक्रीज कर दी। तो यहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, पॉजिटिव है, यानी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमने दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज किया। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। ठीक हो गया, इनको हम कंपीटिंग गुड्स भी कहते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं। फिर हमारे पास है कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक साथ डिमांड करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, दोनों को इकट्ठा खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल की बहुत ज्यादा प्राइस हो गई, 1,000 रुपए का लीटर हो गया, तो कार की डिमांड पे फर्क पड़ेगा, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। जो ही यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यहां पे इस वक्त क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, नेगेटिव है, यानी एक की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो याद रखा, कंप्लीमेंट्री गुड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इनकम इलास्टिसिटी क्या कहता है, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, सिंपल यहां पे भी है इनकम इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ यहां पे चेंज है परसेंटेज चेंज इन इनकम। जो प्रीवियस फॉर्मूला था वहां पे क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेकिन यहां पे क्या है, इनकम है। बस इतना सा यहां पे कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो होती है, यानी पॉजिटिव। क्यों, जो ही आपकी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। जैसे हमने पढ़ा था, जो ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने गाड़ी खरीदी, आपने मोबाइल खरीदा, आपने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में जब इनकम बढ़ती है तो हम वो ज्यादा डिमांड करते हैं, यानी इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स जो इनकम इलास्टिसिटी है ये होती है नेगेटिव। आप पहले रेडी से कपड़े खरीदते थे, जो ही आपकी इनकम बढ़ी तो आपने ये खरीदना बंद कर दिया, यानी डिमांड कम हो गई। आप पहले किसी ठेले पे खाना खाते थे, अब वो आपने खत्म कर दिया, आपने होटल में जाना शुरू कर दिया। यानी जब आपकी इनकम बढ़ती है तो
इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, देयर इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। फिर हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी लग्जरीज एंड नेसेसिटी गुड्स के केस में। व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज वन, जब हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी वन होगी, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब इनकम स्पेंट ऑन गुड्स रिमेन्स द सेम, यानी जो प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज, जो परसेंटेज आप पहले खर्च करते थे अभी भी वही खर्च कर रहे हो। जैसे आपकी सैलरी है 10,000, अपनी सैलरी का आप 10% किसी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर खर्च करते थे। फिर आपकी जो सैलरी है वो 20,000 हो गई, आपने खर्चा किया 2,000, आपको लगा मैंने खर्चा बढ़ा लिया, लेकिन ओवरऑल जो परसेंटेज है वो अभी भी 10% है, क्योंकि अगर आप 2,000 और 20,000 की परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज जो है वो सेम रहेगी, 10%। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा, इनकम इलास्टिसिटी जब वन के बराबर है तो परसेंटेज चेंज जो आपकी इनकम स्पेंड होती है वो सेम रहती है। पहले भी खर्चा आप 10% करते थे, अभी भी आप खर्चा 10% ही करते हो। व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, a larger share of income is spent as income rises। पहले आपकी जो भी इनकम थी आप उसका 10% खर्च करते थे, जो ही आपकी इनकम बढ़ी अब आपने 15% खर्च करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। और ये किस केस में ज्यादातर होता है, लग्जरीज आइटम में ऐसा होता है। पहले आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 10,000 थी, आप लग्जरीज आइटम पे 1% या 2% खर्च करते थे। कभी कभार आप 5 स्टार होटल में जाते थे बहुत ही, तो कभी कभार कुछ आप अच्छी चीजें खरीदते थे। जो ही आपकी इनकम फॉर एग्जांपल हो गई 50,000, अब जो इनकम बढ़ी ये आप बेसिक चीजों पे खर्च नहीं करोगे, क्योंकि बेसिक चीजों पे ऑलरेडी आप पहले खर्चा करते थे। अब आप क्या करोगे, अब अपने लिए गाड़ी खरीदोगे। पहले आप सिंपल फोन खरीदते थे, सिंपल फोन यूज करते थे, अब आप अच्छा फोन यूज करोगे। यानी जो ही आपकी इनकम बढ़ती है, जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाता है, लेकिन किन गुड्स के ऊपर, जो लग्जरीज आइटम होती है। तो कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ देम व्हेन दे बिकम रिचर। इसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन, यानी जो प्रोपोर्शनेट जो आपकी इनकम का परसेंटेज है वो कम हो जाती है। ये किन गुड्स पे ऊपर होती है, नेसेसिटीज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो इनकम थी ना वो 100 रुपए है, आप एक पैकेट इसमें से खरीदते थे साल्ट का और आपको मिलता है 30 रुपए का। यानी इस वक्त आप अपनी इनकम का 30% खर्च कर रहे हो साल्ट के ऊपर। ठीक है, आपकी इनकम हो गई अब 200 रुपए, आपने फिर वही एक पैकेट खरीदना है। ठीक है, तो अब अगर आप परसेंटेज देखोगे 30/200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपके पास आ गया 15%। यानी अब आप अपनी इनकम का, हालांकि अभी भी आप 30 रुपए खर्चा कर रहे हो, लेकिन अब ये सिर्फ 15% है, क्योंकि जो ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप ज्यादा नमक नहीं खरीदोगे, आप ज्यादा पानी नहीं खरीदोगे, वो तो वही रहेगा ना। तो जब हमारे पास इनकम बढ़ती है तो हम जो है नेसेसिटीज के ऊपर कम खर्चा करते हैं, मींस इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। एंगल्स लॉ, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट था जिनका नाम था अर्नेस्ट एंगल, जो एक स्टैटिस्टिशियन थे। उन्होंने थ्योरी दी इन द ईयर 1857, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड इनकम एंड अ पर्टिकुलर गुड और अ सर्विस एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में इन्होंने जो लॉ दिया ना वो वही इन्होंने किताब के ऊपर लिखा जो हम करते हैं। क्या इन्होंने बोला, इट स्टेट्स एज फैमिली इनकम इंक्रीज, जो ही एक फैमिली की इनकम इंक्रीज हो जाती है, द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीज, जो उनकी परसेंटेज है, जैसे अभी मैंने आपको बोला नमक का,
तो नमक पे ऊपर पहले 30% खर्चा करते थे, अब 15%, क्योंकि जो ही इनकम बढ़ेगी जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे पहले 10,000, 10,000 का आप 100 रुपए खर्चा करते थे। ठीक है, फिर जब आप 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख, यहां पे 500 रुपए भी अगर आप खर्चा करोगे फिर भी परसेंटेज कम हो जाए, कम हो रहेगी। ठीक है, तो यही एंगल्स ने यहां पे कहा। बस सिंपल आपको थोड़ा सा याद रखना है, एंगल्स लॉ किसके रिलेटेड है? तो एंगल्स लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। उसने बोला इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड, जो बेसिक नेसेसिटीज है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो एंगल्स लॉ है ये किसके रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो डिमांड एनालिसिस का चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है।